हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में सभी 22 थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। प्रियंका चौधरी, जय श्री श्याम। किरण, जय भीम। अर्जुन, गुरुजी प्रणाम, नागौर राजस्थान से। सुभाशीष, दिनेश पुनिया, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। अंकुश कुमार, राम राम। प्रियंका शर्मा, नमस्कार, वेरी गुड, आ जाओ जल्दी से। तो साथियों, आप सभी को पता है कि अपने टॉपिक सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे और सिंचाई परियोजना में कल अपने अध्ययन किया था राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना। कौन सी है? गंग नहर परियोजना के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। उसके बाद में कुछ बातें अपने आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट या इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भी पढ़ ली थी। लेकिन क्या क्या बातें पढ़ी थी ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि अपने आईजीएनपी के बारे में क्या क्या चर्चा की थी। उसके बाद में फिर आगे की क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि जहां अपने छोड़ते हैं अगर वहीं से दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके दिमाग में वो बातें पूरी तरह फिट हो जाती है। ये मेरा अनुभव है 14-15 साल का। तो आइए देखो, सुनो, ये अपने राजस्थान नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कल के सेशन में चर्चा की थी। मैंने आपको यही बात बताई थी कि इस परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा, प्रदेश की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की सौंड रेखा, मरु आशा, मरु प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का सर्वप्रथम सुझाव बीकानेर के तत्कालिक सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने अपनी पुस्तक अपने पत्र बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता में दिया। इसलिए कंवर सेन को इस परियोजना का जनक कहा जाता है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। इतनी बातें अपने कल के सेशन में पढ़ी थी। इसके बाद में अब अपने आगे की बातें कर रहे हैं और प्रत्येक बात के आगे मैं सन लिखते हुए एक्सप्लेन करूंगा। 8-9 सन ऐसे सन हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, तो आईजीएनपी 100% तो नहीं लेकिन 90% आपके याद हो जाएगी। तो चलिएगा अब आगे की मैं बातें कंटिन्यू करता हूं। पहला सन है 29 अक्टूबर 1948। क्या सन है? 29 अक्टूबर 1948 से मैं स्टार्ट करता हूं। 29 अक्टूबर 1948। चलिएगा, सन लिख रहा हूं 29 अक्टूबर 1948। 29 अक्टूबर 1948। साथियों, 29 अक्टूबर 1948 को क्या होता है? 29 अक्टूबर 1948 को कंवर सेन ने पत्र लिखा, जिसमें सुझाव पत्र किसको लिखा? इंदिरा गांधी को। सही है ना? 1948 में कंवर सेन पत्र लिखता है। अच्छा, क्या ठीक है? पत्र लिखा भारत सरकार को। भारत सरकार को पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया कि सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण करवाया जाए, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई सुविधा का लाभ दिया जाए। ठीक है ना? इस पत्र में यह लिखा हुआ था। 29 अक्टूबर 1948 को कंवर सेन क्या करता है? पत्र लिखता है। तो 29 अक्टूबर 1948 इसमें याद रखना, कंवर सेन ने पत्र लिखा। कंवर सेन भारत सरकार को पत्र लिखता है। ये कंवर सेन ने पत्र लिखा 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 जिसमें सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर, जिसमें जिसमें सुझाव दिया गया, सुझाव दिया सुझाव दिया गया दिया गया दिया गया 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 कि सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर, सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर, व्यास नदियों के संगम पर, सतलुज व व्यास नदियों के
के संगम पर, संगम पर फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में हरिके बैराज का संगम पर, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में, हरिके बैराज का निर्माण करवाया जाए, हरिके बैराज का निर्माण करवाया जाए, जिससे राजस्थान नहर निकाली जाए, वह राजस्थान नहर निकाल कर पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई सुविधा का लाभ, पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई सुविधा, सिंचाई व पेयजल, सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति की जाए, ये कबाड़ा किया गया था कब साथियों? 29 अक्टूबर 1948। 29 अक्टूबर 1948 को कंवर सेन पत्र लिखता है, कंवर सेन ने पत्र लिखा जिसमें सुझाव दिया भारत सरकार को कि सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर फिरोजपुर पंजाब में हरिके बैराज का निर्माण करवाया जाए, जिससे राजस्थान नहर निकाल कर पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति की जाए। ये पत्र लिखा था। पत्र में पूरा विवरण दे दो भी किस प्रकार कैसे कार्य किया जाए, ठीक है। इसके बाद में फिर सन आता है 1952। 1955 के बाद में आप याद रखना 1952, 1952, 1952। 1952 में क्या हुआ साथियों कि फिरोजपुर पंजाब में हरिके बैराज का निर्माण शुरू, सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर, सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर, व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का अरे 1952 में क्या होता है साथियों? सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर, सतलुज व व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण शुरू किया गया। 1948 में पत्र लिखा, उसके जस्ट बाद 1952 में सतलज, सर हमारे यहां तेज बारिश हो रही है। अमित तिवारी कहां हो रही है तेज बारिश? हाँ डेट पूछ सकता है, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1952 में हरिके बैराज का निर्माण क्या हो गया? शुरू हो गया। सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हुआ कहां? फिरोजपुर पंजाब में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सुनो, नेक्स्ट सन आता है 1955। साथियों कोई भी कार्य करते हैं ना तो उसके लिए अपने को एक कमेटी की जरूरत होती है, बताओ हाँ या ना? किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसके लिए अपने क्या करते हैं? कमेटी बनाते हैं, कमेटी या संघ।
और आपको पता ही है संगठन जरूरी है, संगठन में क्या है, शक्ति, आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो साथियों क्या होता है, 1955 में एक कमेटी गठित की जाती है, राजस्थान नहर बोर्ड। क्यों? क्योंकि आईजीएनपी यानी इस राजस्थान नहर का निर्माण सुचारू रूप से और सुलभ और अच्छा हो सके, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम रखा था राजस्थान नहर बोर्ड। 1955 में राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। 1955 में क्या किया गया, राजस्थान नहर बोर्ड का गठन, नहर बोर्ड 1955 में राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया। गठन किया गया, कब किया गया, 1955 में किया गया। 1955 में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम है राजस्थान नहर बोर्ड। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर देना और मैं आपके सही उत्तर का वास्तव में दिलो जान से इंतजार करूंगा कि आप मुझे सही उत्तर देंगे, लेकिन कुछ साथी गलत उत्तर देने वाले भी होंगे। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं। क्यों ये क्वेश्चन क्यों देता हूं, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स है ना वो इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो प्रश्न देखो, सुनो साथियों, मेरा क्या है, आईजीएनपी को जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जलापूर्ति होती है। प्रश्न ये है, ए ऑप्शन है रावी व्यास जल समझौते से, बी है सतलुज व्यास जल समझौते से, सी है सतलुज सिंधु जल समझौते से, सिंधु जल समझौते से, डी है चिनाब व्यास जल समझौते से। बताओ इसका आप मुझे उत्तर दे। आईजीएनपी को जलापूर्ति होती है रावी व्यास जल समझौते से, सतलुज व्यास जल समझौते से, सतलुज सिंधु जल समझौते से, चिनाब व्यास जल समझौते से। बताओ। वेरी गुड, टीनू चौधरी का बी उत्तर आ गया, वाह वाह, वेरी गुड। आगे आने दो और आने दो उत्तर। ए उत्तर आया है प्रिया का, सोनक का राम राम आया है, सीधा ही उत्तर ही बता दे, हाथ जोड़ के भेजो, ए बी सी डी लिख दिया रहे। शिवानी का बी उत्तर है, नितेश का बी उत्तर है, बी 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 बी, अरे वाह भाई वाह, बी 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 बी, ए होगा टीनू चौधरी का। अब ए उत्तर आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, एक बार आपने जो चक्कर यानी जिसको ब्लैक कर दिया वो वाइट नहीं होगा, ये आपको पता ही है, आपके पेपर की यही तो खूबी होती है, हाँ या ना। दीपक का ए उत्तर आया है, बी 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 बी। एक बार जोर से तालियां बजाओ, सारे फेल हो गए। देखो 2 बच्चे पास हुए हैं, ऐसे रिजल्ट निर्धारित होता है, ऐसे परिणाम निर्धारित होता है आपका। बताओ। बी है, बी गलत है प्रिया कुमावत जी। सलमा का डी उत्तर आया है, सलमा की 1.5 चावल की खीर न्यारी सिज्जै। पुष्कर वर्मा का ए उत्तर आया है, पूनम ए, दुष्यंत बी उत्तर आया है, वेरी गुड। तारा का बी है, अमित का ए है, दीपक का ए है। अब मैं नहीं स्वीकार करूंगा आपका उत्तर, पहले आपने दे दिया, अब आप चेंज कर रहे हो। तो देखो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मजा आ गया ना प्रश्न में। ऐसे प्रश्न आते हैं ना प्यारे बच्चों, तो आधे से ज्यादा साथी गलत करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बातें आपके क्वेश्चंस के माध्यम से डाउट क्लियर किया जाए कि आप यहां मेरे सामने गलती कर लो, मैं आपको माफी दे दूंगा, लेकिन एग्जामिनर आपको माफ नहीं करेगा। तो समझ गए मेरी बात। अब देखो सुनो,
ये है ना जो इंदिरा गांधी नहर है यानी राजस्थान नहर, ये सतलुज और व्यास नदियों के संगम स्थल से निकाली गई है, जबकि इंदिरा गांधी नहर को जलापूर्ति रावी व्यास जल समझौता 1955 के तहत होती है। क्या हुआ, पहले पूरी कहानी सुनो। 1955 में इंदिरा गांधी नहर सतलुज और व्यास नदियों के संगम स्थल से तो निकाली गई, लेकिन जितना जल इसको दिया गया था वो जल क्या था, कम था। तब क्या हुआ कि एक जल समझौता होता है, और वो जल समझौता होता है रावी व्यास जल समझौता। जो रावी व्यास जल समझौता हुआ था वो जल समझौता हुआ था 1955 में। रावी व्यास जल समझौता 1955, इसका मतलब क्या था कि रावी और व्यास नदियों का 8.60 MAF, MAF की फुल फॉर्म होती है मिलियन एकड़ फीट, जल को मापते हैं मिलियन एकड़ फीट में। तो रावी व्यास नदियों का 8.60 MAF अतिरिक्त जल सतलुज नदी में डाला जाए और सतलुज नदी में डाल करके हरिके बैराज तक पहुंचाया जाए। सो 8.60 MAF अतिरिक्त जल जो डाला गया उसमें से सबसे ज्यादा इसी IGNP को दिया गया था, 7.59 मिलियन एकड़ फीट है। ठीक है ना, MAF जल किसको दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर को दिया गया था। ठीक है ना, और इस जल समझौते के तहत राजस्थान पंजाब हरियाणा के मध्य जो जल समझौता हुआ है, इस जल समझौते के तहत एक आयोग गठित किया गया और उस आयोग का नाम था इराड़ी आयोग। समझ गए ना, तो सीधा प्रश्न पूछ ले, पंजाब हरियाणा व राजस्थान के मध्य जल समझौता इराड़ी आयोग के तहत किया गया था। ठीक है ना, कौन सा, इस जल समझौते हेतु इराड़ी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अभी तो कोई जानकारी नहीं है वाकुल। तो राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया 1955, फिर दोबारा 1955 याद रखना है। 1955 मैंने 1955 मैंने 2 बार लिखा है 1955। दूसरे 1955 का क्या मतलब है, IGNP, IGNP को जलापूर्ति हेतु, IGNP को जलापूर्ति हेतु, जलापूर्ति हेतु 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 रावी व्यास जल समझौता, रावी व्यास जल समझौता हुआ, जल IGN जल समझौता हुआ, जल समझौता हुआ। IGNP को जलापूर्ति हेतु रावी व्यास जल समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि, इसमें तय किया कि, तय हुआ कि रावी व्यास नदियों का, रावी व्यास नदियों का 8.60 MAF जल सतलुज नदी में डालकर सतलुज नदी में डालकर राजस्थान को दिया जाए। इस जल समझौते हेतु, इस समझौते के लिए यह प्रश्न पेपर में पूछा गया है, समझौते के लिए इराड़ी आयोग गठित किया गया। इराड़ी, कौन सा, इराड़ी आयोग गठित किया गया। इराड़ी आयोग गठित किया गया। इस समझौते के तहत इराड़ी आयोग गठित किया गया। इस समझौते के लिए कौन सा, इराड़ी आयोग गठित किया गया। ठीक है, 8.60 MAF में 8.60 MAF जल में 7.59 MAF जल
आईजीएनपी को दिया जाता है, आईजीएनपी को दिया जाता है, वह सबसे कम दिया जाता है, वह सबसे कम 0.21 MAF, वह सबसे कम 0.21 MAF भाखड़ा नहर को दिया जाता है। सब सर्वाधिक जल 60.60 MAF 7.59 MAF जल आईजीएनपी को दिया जाता है, वह सबसे कम 0.21 MAF भाखड़ा नहर को दिया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, एसआई का बैच है ना, तब मैं ये बात बता रहा हूं। यह प्रश्न अगर इतना डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो एसआई और आरएएस में ही पूछा जाएगा, अन्य कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इतना बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि रावी व्यास जल समझौता 1955 जो समझौता इराडी आयोग के तहत किया गया, इसमें सर्वाधिक जल किस नहर को दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर को 7.59 MAF और सबसे कम भाखड़ा को दिया जाता है, जो दिया जाता है कितना 0.21 MAF जल दिया जाता है मिलियन एकड़ फीट। इसके बाद में फिर देखो सुनो, 1955 के बाद में एक दिनांक आती है और वो है 31 मार्च 1958। 31 मार्च 1958, 31 मार्च 1958, मार्च 1958। लो जी, 31 मार्च 1958। इस 31 मार्च 1958 का क्या महत्व है साथियों? केंद्रीय मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा आईजीएनपी का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ द्वारा आईजीएनपी का शिलान्यास किया गया, शिलान्यास किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा आईजीएनपी का शिलान्यास किया गया 31 मार्च 1958 को। इसके बाद में फिर राजस्थान के लिए सोने का सूरज उदय हुआ था, और जो राजस्थान के लिए सोने का सूरज उदय हुआ वो हुआ था 11 अक्टूबर 1961 को। 11 अक्टूबर 1961 का दिन राजस्थान के लिए वास्तव में एक सोने का सूरज ही था। तो पहले मैं लिख रहा हूं 11 अक्टूबर 1961। साथियों, ये जो 11 अक्टूबर 1961 का दिन है, इस दिन सर्वप्रथम क्या किया था कि नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित कर और राजस्थान में सिंचाई सुविधा का लाभ प्रदान कर दिया था। 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सर्वप्रथम क्या किया था? नौरंग देसर वितरिका में जल प्रवाहित करके और राजस्थान में सिंचाई सुविधा स्टार्ट कर दी थी। तो साथियों, जब नौरंग देसर हमारे पास में ही पड़ता है, नौरंग देसर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, और ये जो नौरंग देसर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है ना, इस नौरंग देसर के पास में जैसे मसित्तावाड़ी हेड आपने नाम सुना है, मसित्तावाड़ी के पास का एरिया रावतसर के पास में ये पड़ता है, और खूब एरिया जो बरानी भूमि थी जिसमें किसी भी प्रकार की उपज नहीं होती थी। जैसे ही पानी आया, वास्तव में लोगों को इतना धनाढ्य बना दिया कि आप पूछो ही मत। खूब मजे ही मजे कर दिए। लेकिन साथियों, क्या हुआ कि कुछ समय बाद, आपको पता ही है, पहले इतने मजे कर दिए, उसके बाद में पूछो ही मत क्या कहानी हो गई। फिर क्या हुआ? निरंतर जल के कारण, अत्यधिक जल के कारण दोस्तों, जैसे नौरंग देसर के पास का एरिया है, जैसे कुछ नौर तहसील के गांव आ जाते हैं, जैसे बुद्धवालिया गांव है, ठीक है, इधर पीलीबंगा के पास में कुछ गांव पड़ते हैं, जैसे बुडोप्पल, और इसके बाद में जैसे मसित्तावाड़ी हेड के पास में मुंडा, मेहराड़ा, मसित्तावाड़ी, ये गांव पड़ते हैं ना, यहां इस आईजीएनपी से सेम आ गई। आगे सूरतगढ़ से आगे जैसे भोपालपुरा और ये गांव हैं,
एमएएफ का बता तो दिया सौरभ कुमार, मिलियन एकड़ फीट, जल नापते हैं मिलियन एकड़ फीट में। जैसे आप बोलते हो कि फीट का क्या मतलब है, तो फीट में क्या नापते हैं, हाइट नापते हैं, बताओ हाँ या ना। फीट, 1 फीट 12 इंच का होता है। इसी प्रकार मिलियन एकड़ फीट में जल की गणना की जाती है, अभी कितना पानी है बहाव के आधार पर, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो जमीनें थी उसमें सेम का मतलब तो जानते हो ना, जमीन का जो जल स्तर बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद में जमीन में जो नीचे पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, जल स्तर बढ़ने के कारण पानी ऊपर आ गया। तो पानी, वो पानी कैसा होता है, लवणीय। लवणीय पानी का मतलब आपको पता ही है कि अपने जमीन में क्या है, अपनी जो भूमि है पश्चिमी राजस्थान की, वो तेथी सागर का क्या है, अवशेष है, इसलिए पानी कैसा है, लवणीय है। तो जो जमीन का लवणीय पानी है वो ऊपर आ जाता है, जिसमें कोई भी फसल है नहीं होती। उस समय साथियों, जिस व्यक्ति के पास 20 बीघा 30 बीघा 15 बीघा 10 बीघा ही जमीन थी ना, वो अपने आप में एक धनाढ्य वर्ग की श्रेणी में था। और बिल्कुल ये कटु सत्य है, था। इसका मतलब क्या था कि जिसके पास जैसे मान लो 10 बीघा ही भूमि है, तो वो 10 के 10 बीघा, जैसे कपास है, यानी जिसे अपने नरमा है, 10 बीघा ही क्या बोएगा, गेहूं बोएगा, जो भी फसल है वो 10 की 10 बीघा में वो क्या करेगा, बिजाई करेगा। और गेहूं वगैरह जो फसल है वो भी अच्छी होती थी, 25-25 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं होती है, 20 कुंटल 25 कुंटल 30 कुंटल तक। 30 कुंटल अगर एक बीघे में हुई तो 10 बीघा में 300 कुंटल गेहूं हो गई, बताओ हाँ ये ना। और नरमा कपास निकलता था 7-7 8-8 9-9 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से, ठीक है। जो भी फसल, सरसों निकलती थी 6 कुंटल 7 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से, सही है ना। तो अच्छी फसल होती थी, खूब फसलें होती थी, और मार्केट में जाते खूब पैसे लेकर के आते, अच्छे मजे करते थे। अब जिसके पास 20-25-30 बीघा जमीन है उसका तो क्या कहना, मजे ही मजे थे। लेकिन फिर जैसे ही सेम आई, आने के कारण जमीन का पानी ऊपर आ गया, जमीन में फसल होना बंद हो गई। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, सूरतगढ़ से आगे का, वो आज से 10-12-15 साल पहले जैसे ही गाड़ी आती थी बोलेरो, जैसे सफारी गाड़ी आई थी, उसके पास सफारी थी, ठीक है, खूब 30-40 बीघा उसके पास जमीन। उसमें क्या हुआ दोस्तों, अब उसकी लगभग मेरे हिसाब 40 बीघा जमीन थी, और अब उसकी 32-33 बीघा जमीन में सेम आ रखी है। बताओ उसके साथ क्या हुई। पहले जो खुद सफारी में बोलेरो गाड़ी उस समय खूब चलती थी, ठीक है, उसमें घूमता था, आज बेचारे की ये कंडीशन है कि लोगों की फॉर्च्यूनर किराए पर चला रहा है, बताओ। पहले खुद ड्राइवर रखता था, आज आप ड्राइवर रहता है। क्या किया जाए, समय बड़ा बलवान है, समय को भरोसो को नी, कद पलटी मार जावे, कदी कदी गादड़ा स्यूं सिंह हार जावे, सुना है ना आपने। तो ये कहानी है, समय परिवर्तन, जैसे ही सेम आई, सेम आने के कारण सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। आज भी बडोपल साइड में इधर सेम है, तो अच्छे भले जो धनाढ्य वर्ग जमीन वाले हैं वो बेचारे क्या कर रहे हैं, नरेगा में जॉब कार्ड बनवा के और नरेगा में जा रहे हैं, ठीक है, ये सारा सेम का। तो 11 अक्टूबर 1961 को क्या हुआ साथियों, 11 अक्टूबर 1961 को सर उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 11 अक्टूबर 1961, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, राधाकृष्णन द्वारा 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 नौरंगदेसर वितरिका में जल प्रवाहित कर, डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा नौरंगदेसर 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 वितरिका में जल प्रवाहित कर, जल प्रवाहित कर 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 राज्य में, कर राज्य में सिंचाई सुविधा शुरू की गई, राज्य में सिंचाई सुविधा शुरू की गई, सिंचाई सुविधा शुरू की गई। नौरंगदेसर वितरिका में जल प्रवाहित कर राज्य में सिंचाई सुविधा क्या की गई दोस्तों, शुरू की गई।
सेम का मतलब होता है कि जमीन का जो जल स्तर है वो बढ़ने के कारण पानी ऊपर आ जाता है, जमीन का पानी। जैसे ट्यूबवेल से अपने पानी निकालते हैं ना जमीन, तो जल स्तर बढ़ने के कारण जमीन का पानी ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल आसी। तो 11 अक्टूबर 1961 को जल प्रवाहित कर राज्य में सिंचाई सुविधा शुरू की गई। कब की गई? 11 अक्टूबर 1961। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? 1984, 1984, 1984, 1984। देखो सुनो, इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी के निधन के बाद, निधन के बाद, निधन के बाद, बाद, बाद राजस्थान नहर से, राजस्थान नहर से, नहर से इसका नाम आईजीएनपी कर दिया। राजस्थान नहर से इसका नाम, इसका नाम, नाम आईजीएनपी। अब हिंदी में लिखने की तो जरूरत को नहीं, आईजीएनपी का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, आईजीएनपी कर दिया, नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। कब किया था? 1984 में, जब इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था, तो इस समय नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया, 1984। इसके बाद में देखो सुनो, नेक्स्ट सन आता है दोस्तों 1987, 1987, 1987, 1987। 1987 में क्या हुआ साथियों, आगे बताऊंगा। आईजीएनपी का संपूर्ण निर्माण कार्य 2 चरणों में क्रियान्वित किया गया था। तो आईजीएनपी का निर्माण कार्य 2 चरणों में क्रियान्वित किया गया था। इसका जो प्रथम चरण था वो तो था 1958 से लेकर के, और 1900, टारगेट तो 73 तक ही था लेकिन काम 75 तक चला था। दूसरा चरण था 1975 से लेकर के 1986, 1973 से काम स्टार्ट हो गया था द्वितीय चरण का, 1973 से लेकर के 1986 तक। और 1987 में क्या किया गया था कि द्वितीय चरण में जल प्रवाहित किया गया था, ठीक है, जल प्रवाहित किया गया था द्वितीय चरण में 1987 में। और यह किया गया था, इस समय भी केंद्रीय मंत्री था जिनका नाम था, द्वितीय चरण में जल प्रवाहित, यहां पर अपने लिखा था द्वितीय चरण में जल प्रवाहित किया गया था, यार नाम भूल गया मैं, अरे याद है क्या? 1987 में द्वितीय चरण में, एक मिनट रुको रुको, थोड़ा सा रट्टो मारे डे गया, इस समस्या हुआ है नहीं। 1900 पहले 1900 के कौन सा सन लिखे? 1948, 1952, 1955, 1955, 1958, 1961, 1984, 1987, ठीक है 1984 ना, 1987, हाँ। केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा 1987 में क्या किया गया था? जल प्रवाहित किया गया। तो 1987 इसमें लिखते हैं अपने 1987, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, विश्वनाथ, वीपी सिंह बोलते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में 1987 में केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा द्वितीय चरण में जल प्रवाहित किया गया, जल प्रवाहित, जल प्रवाहित किया गया, किया गया। 1900 कब किया गया था? 87 में वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने द्वितीय चरण में क्या किया था? जल प्रवाहित किया था। चलो 1987 के बाद में नेक्स्ट सन आ जाता है 2004। इसके बाद में नेक्स्ट सन आ जाता है 2004। 2004 में क्या कबाड़ा हुआ था? 2004 में, 2004 में देखो सुनो, आईजीएनपी के रख रखाव हेतु, आईजीएनपी के रख रखाव हेतु, रख रखाव, रख रखाव हेतु, हेतु प्रादेशिक सेना का, हेतु प्रादेशिक, रख रखाव हेतु प्रादेशिक सेना का, प्रादेशिक सेना का, सेना का गठन किया गया, प्रादेशिक सेना का गठन किया गया। 2004 में आईजीएनपी के रख रखाव हेतु प्रादेशिक सेना का क्या किया गया? गठन किया गया। चलो
इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आगे की बात लिख रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले कि आईजीएनपी का संपूर्ण निर्माण कार्य 2 चरणों में हुआ था, मुख्य नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। ये बातें अपने लिखते हैं, फिर लिखेंगे प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रादेशिक सेना का मतलब क्या है? रख रखाव हेतु। इसका मतलब है दोस्तों कि आईजीएनपी के रख रखाव का मतलब है भी जैसे पटरी पर, जैसे नहर की जो पटरी है उस पर भेड़ बकरी लेकर के नहीं चढ़ने देना। जैसे गाय चराने वाले होते हैं ना, जो गाय भेड़ बकरी जो भी आती है, तो उससे क्या होता है कि मृदा का अपर्दन यानी मिट्टी उखड़ जाती है, जिससे फिर मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो नहर को खतरा है। इसके बाद में जैसे नहर के जो पास में पटरी के ऊपर या नहर के अंदर या बिल्कुल पास में कोई जैसे मान लो पेड़ उग गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर पेड़ से नहर को खतरा होता है। तो ऐसे सारी समस्याओं से नहर की क्या करनी? रक्षा करनी। उसके बाद में सफाई वगैरह का भी ध्यान रखना। ये काम कौन करेगी? प्रादेशिक सेना करेगी 2004 में। नेक्स्ट देखो, आईजीएनपी का संपूर्ण निर्माण कार्य, आईजीएनपी का संपूर्ण निर्माण कार्य, संपूर्ण निर्माण 2 चरणों में किया गया। आईजीएनपी का संपूर्ण निर्माण कार्य 2 चरणों में किया गया। नेक्स्ट देखो, आईजीएनपी मुख्य नहर की कुल लंबाई, आईजीएनपी मुख्य नहर की कुल लंबाई, मुख्य नहर की कुल लंबाई आईजीएनपी मुख्य नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर है। आईजीएनपी मुख्य नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। इतनी बातें आप लिखो। अब अपने क्या करते हैं? प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब अपने हेडिंग डालते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण साथियों 1958 से लेकर के 75 तक था, जिसमें हरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर लंबा फीडर बनाया गया था। 204 किलोमीटर लंबा क्या बनाया गया था? फीडर बनाया गया था। अब जो 204 किलोमीटर लंबा जो फीडर बनाया गया था ना, ये फीडर क्या करता है कि पूरा का पूरा पैक पानी मसीता वाली हेड तक आता है। रेयर कंडीशन में पेयजल हेतु इससे पहले दिया जाता है, बाकी पानी जल का वितरण नहीं किया जाता, ठीक है ना। मसीता वाली हेड से ही जल का वितरण होता है, इससे पहले जल का वितरण नहीं होता। रेयर कंडीशन में अगर जरूरत पड़े तो पेयजल देश का, बाकी किसी भी प्रकार का जल वितरित नहीं करते। इसे बोलते हैं फीडर। यानी फीडर का मतलब है भी जहां फीडर के बाद में हेड आता है वहां से नहरें निकाली जाती है, और जिससे पहले नहर नहीं निकलती उसे क्या बोलते हैं? फीडर। जहां से नहर निकलनी स्टार्ट हो गई वहां से आगे स्टार्ट हो गई मुख्य नहर। तो आ जाओ, पहले हम मैप पर देखो थे एक बार, ठीक है नहीं? उसके बाद में फिर मैं सारी बातें लिखूंगा। अगर एक बार आप मैप पर देख लोगे तो पूरी की पूरी बात आपके क्लियर हो जाएगी। थोड़े से मैप को क्रॉप करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अपने को जैसलमेर बाड़मेर तक के मैप की तो जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? तो ये देखो, सुनो। अब देखो, सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो निकाली गई है ये कहां से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर। सर्वप्रथम साथियों यहां बहने वाली एक जो नदी है वो नदी कौन सी है? यहां पर कौन सी नदी बहती है? सतलुज नदी। यहां पर बहती है सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर यहां पड़ता है हरिका बैराज। और ये रावी व्यास जल समझौता, यहां रावी नदी इसमें आकर के मिलती है, फिर यहां तक ये पानी पहुंचाया गया। तो ये नदी है कौन सी? सतलुज नदी। और सतलुज नदी पर यहां जो पड़ता है ये है हरिका बैराज। तो मैं इतना लिख दूं, हरिका, समझ गए आप? हरिका बैराज। और ये हरिका बैराज कहां है? फिरोजपुर पंजाब। हरिके बैराज फिरोजपुर पंजाब से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यहां से निकलने के बाद में ये नहर इस प्रकार ऐसे चलती है और यहां से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब राजस्थान में प्रवेश करने का मतलब है भी सर्वप्रथम देखो, सुनो, यहां पर जो स्टेट आता है वो है पंजाब, इसके बाद में ये आ गया हरियाणा, और हरियाणा के बाद में ये आ गया राजस्थान। अब राजस्थान में ये आ जाती है यहां तक।
अब यहां तक आने के बाद यहां पर पड़ता है मसीता वाली हेड। यहां पर क्या पड़ता है, यहां पर है मसीता वाली हेड। यहां पर कौन सा हेड है साथी, यहां पर पड़ता है वो हेड जिसका नाम है मसीता वाली हेड। तो इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहां पर पड़ता है मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड। अब ये देखो मसीता वाली हेड मैंने यहां बनाया है, तो ये मसीता वाली हेड राजस्थान के कौन से जिले में हो गया, तो ये क्या जी, मसीता वाली हेड तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। मसीता वाली हेड कहां है, हनुमानगढ़ जिले में। अब फिर क्या होता है, मैं प्रथम चरण बता रहा हूं। अब सर्वप्रथम क्या है, फीडर 3 राज्यों से होकर गुजरता है, फीडर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। टोटल जो फीडर की लंबाई है अरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली हेड तक वो कितनी है, 204 किलोमीटर है। अब जो 204 किलोमीटर लंबाई है वो एक तो राजस्थान में लंबाई है, एक पंजाब में लंबाई है और एक कहां है, हरियाणा में लंबाई है। पंजाब में 150 किलोमीटर, हरियाणा में देखो सुनो इतना किया है तो 19 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 35 किलोमीटर के आसपास है। 150 19 35 204 वह गिरा है, 150 19 35 9 5 14 चौको हासिल 1 5 1 6 1 7 3 10 1 1 2 204 किलोमीटर होगी। 150 पंजाब में, 19 हरियाणा में और 35 किलोमीटर लंबाई कहां है, राजस्थान में है इसकी, ठीक है ना। हाँ, अरे फीडर क्या होता है, काल बताने लगे। फीडर वो होता है जिससे पहले नहरें नहीं निकाली जाती। अब यहां से पहले ये जो इंदिरा गांधी नहर है, यहां तक कोई भी नहर नहीं निकलती, इसे बोलते हैं फीडर। यहां तक पैक पानी आता है बंद। इसके बाद में इस हेड से नहरें इस प्रकार निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां से बन जाएगी ये मुख्य नहर। अब आगे जो बहेगी ना वो मुख्य नहर होगी, क्योंकि जल वितरण होना स्टार्ट हो गया। समझ गए, ये बात कल मैंने आपको बताई थी, लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं हो भाई। इसके बाद में देखो सुनो, अगर फीडर के बारे में बात करें तो मसीता वाली हेड ये क्या है, फीडर है। ये क्या है, फीडर है साथियों। ये क्या है, राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर। ये जो राजस्थान फीडर है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहता है। तो राजस्थान फीडर, इसकी देखो सुनो, पीबी में लंबाई कितनी है, पीबी में याद रखना लंबाई है 150। इसके बाद में एचआर में इसकी लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछ ले तो एचआर में इसकी लंबाई है 19, और राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है कितनी, 35 किलोमीटर। अब फीडर राजस्थान में प्रवेश करता है यहां से राजस्थान में प्रवेश करता है। यह है खारा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। खारा गांव टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राज्य में प्रवेश। खारा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये क्या करेगा, राज्य में प्रवेश करेगा, ठीक है। खारा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद में है मसीता वाली हेड। अब प्रथम चरण में देखो सुनो, अरिके बैराज से फिरोजपुर पंजाब से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर लंबा फीडर बनाया गया। और फिर यहां से देखो मसीता वाली हेड से लेकर के पुग्गल हेड सत्तासर बीकानेर यहां तक बनाई गई थी। यहां पर पड़ता है पुग्गल हेड। ये कौन सा हेड है, पुग्गल हेड। और ये पुग्गल हेड पड़ता है कहां पर, बीकानेर में। पुग्गल हेड तक 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर, 189 किमी, 189 किलोमीटर लंबी क्या बनाई गई थी, मुख्य नहर बनाई गई थी। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबा फीडर और 189 किलोमीटर लंबी क्या बनाई गई थी, मुख्य नहर बनाई गई थी। फीडर का प्रवेश राजस्थान में खारा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबा फीडर और 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर। 204 प्लस 189 का मतलब होता है 393 वह के 204 189 9 4 13 393 किलोमीटर। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर का क्या हुआ था साथियों, निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया था। और प्रथम चरण में 3 शाखा बनाई गई थी, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुग्गल। प्रथम चरण में कितनी शाखाएं बनाई गई थी, 3। एक तो सूरतगढ़ शाखा, एक अनूपगढ़ शाखा और एक
पुग्गल शाखा। प्रथम चरण में एक लिफ्ट नहर भी बनाई गई जिसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। प्रथम चरण में कंवर सेन लिफ्ट नहर जो बीकानेर और श्री गंगानगर जिले को जलापूर्ति यानी बीकानेर और गंगानगर जिले को लाभान्वित करती है, सिंचाई हेतु जल देती है। तो आगे लिख रहा हूं, प्रथम चरण चल रहा है अभी अपना। कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण। यहां लिख देता हूं प्रथम चरण। कौन सा चरण है ये? प्रथम चरण। प्रथम चरण 1958 से लेकर के और 1900 वैसे टारगेट 73 तक ही था, लेकिन निर्माण कार्य कब तक चला था? 1975 तक। तो प्रथम चरण पूर्ण हुआ था 1975 में। प्रथम चरण में एक तो बनाई गई थी लिफ्ट नहर कंवर सेन, इस प्रकार ऐसे बना रहा हूं। प्रथम चरण में यह बनाई गई इस प्रकार लिफ्ट नहर, ये इस प्रकार ऐसे। और ये जो लिफ्ट नहर बनाई गई थी इसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। प्रथम चरण में एक तो कंवर सेन लिफ्ट नहर बनाई गई और प्रथम चरण में एक तो सूरतगढ़ और एक इस प्रकार ऐसे देखो सुनो, सूरतगढ़ और दूसरी कौन सी मैंने बताई है आपको? सूरतगढ़, अनूपगढ़ और तीसरी पुग्गल। प्रथम चरण में 3 क्या बनाई गई थी? शाखा। अब इस प्रकार ऐसे यहां से निकलती है, ये जो शाखा है ये है सूरतगढ़ शाखा। ये कौन सी शाखा है? सूरतगढ़ शाखा। शाखा। फिर इस प्रकार ऐसे बनाई गई, ये है अनूपगढ़ शाखा। सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा और फिर यहां इस प्रकार ऐसे ये जो बनाई गई ये है कौन सी शाखा? ये है पुग्गल शाखा। इसका नाम मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, ये है पुग्गल शाखा। तीसरी जो शाखा बनाई गई थी वो कौन सी है? ये पुग्गल शाखा है। कौन सी शाखा है? पुग्गल शाखा। पुग्गल शाखा। तो ये हो गया प्रथम चरण का कंप्लीट निर्माण। अब मैं प्रथम चरण लिख देता हूं। तो प्रथम चरण देखो कहां तक है? पुग्गल हेड सत्तासर है बीकानेर तक। अब लिखूंगा तो सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं लिख रहा हूं, आईजीएनपी का संपूर्ण निर्माण कार्य 2 चरणों में क्रियान्वित किया गया, जिसमें अब मैं लिख रहा हूं प्रथम चरण। तो यहां पर मैंने हेडिंग डाल दी प्रथम चरण। प्रथम चरण। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम चरण का जो टाइम था वो कब से कब तक था? तो 1958 से लेकर के और 1973 तक। वैसे निर्माण कार्य का टारगेट 73 तक था, जो निर्माण कार्य चला था वो 1975 तक चला था। तो 1958 से 75 तक याद रखना साथियों। प्रथम चरण में अरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर लंबा क्या बनाया गया था? फीडर बनाया गया था। तो प्रथम चरण देखो, इसमें प्रथम चरण इसमें में हरीके बैराज से मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर लंबा फीडर वह 204 किलोमीटर लंबा फीडर वह 204 किलोमीटर लंबा फीडर वह मसीता वाली हेड से पुग्गल बीकानेर में पड़ता है। पुग्गल वैसे सत्तासर में पड़ता है। पुग्गल बीकानेर तक 189 किलोमीटर लंबी 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर बनाई गई।
प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबा फीडर बनाया गया था और 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर बनाई गई। नेक्स्ट देखो सुनो, फीडर 3 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखो सुनो, फीडर 3 राज्यों में बहता है, 3 राज्यों में बहता है। फीडर 3 राज्यों में बहता है। नंबर 1 पर बात करें तो पहला आ गया पंजाब। अगर आपसे पूछ ले लंबाई, तो पंजाब में लंबाई कितनी है? 150 किमी, 150 किलोमीटर, 150 किमी। इसके बाद में दूसरा आ गया पंजाब के बाद में हरियाणा। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? लंबाई 19 किलोमीटर, 19 किमी। और तीसरा आ गया राजस्थान। राजस्थान में आपसे पूछ ले लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 35 किमी। 35 किलोमीटर लंबाई कहां है? राजस्थान में है। नेक्स्ट देखो सुनो, फीडर का राजस्थान में प्रवेश, खारा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से होता है। लिखो, फीडर का राजस्थान में प्रवेश, फीडर का राजस्थान में प्रवेश, फीडर का राजस्थान में प्रवेश खारा गांव टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़ से होता है। जिला हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़ से होता है। फीडर का राजस्थान में प्रवेश खारा गांव टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़ से होता है। ठीक है, यहां से फीडर कहां प्रवेश करेगा? राजस्थान में प्रवेश करेगा। ठीक है ना। अब राजस्थान में फीडर की देखो लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। बिंग बाद में स्टार्ट हो जाए मुख्य नहर। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखना। इसके बाद में प्रथम चरण में कुल निर्माण कार्य, प्रथम चरण में कुल निर्माण 204 प्लस 189 बराबर 393 किलोमीटर नहर का हुआ। प्रथम चरण में कुल निर्माण 204 किलोमीटर लंबा फीडर, 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर। तो प्रथम चरण में कुल निर्माण देखो, प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लंबा फीडर मसीतावाली हेड से पुग्गल बीकानेर तक 189 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर बनाई गई। तो कुल निर्माण कितना हो गया? 393 किलोमीटर नहर का हुआ। अब देखो प्रथम चरण में 3 शाखाएं, प्रथम चरण में 3 शाखाएं व 3 शाखाएं व एक लिफ्ट नहर बनाई गई, लिफ्ट नहर बनाई गई। प्रथम चरण में 3 शाखाएं व एक लिफ्ट नहर बनाई गई। तो 3 शाखाएं देखो सुनो कौन कौन सी है। 3 शाखाओं में एक तो याद रख लेना आप, शाखा कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा। दूसरी कौन सी शाखा बनाई गई? अनूपगढ़ शाखा। और तीसरी कौन सी बनाई गई? अगर आपसे पूछ ले तो तीसरी बनाई गई थी पुग्गल शाखा। ठीक है। और एक क्या बनाई गई थी? लिफ्ट नहर। तो आपसे पूछ ले कौन सी बनाई गई थी? तो कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर बनाई गई। अब आगे मैं लिखाऊंगा भी ये कंवर सेन लिफ्ट नहर आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, इससे कहां कहां सिंचाई होती है, ये आगे सारी बातें आ जाएगी। तो ये था प्रथम चरण का निर्माण कार्य।
ठीक है ना। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर का निर्माण कार्य हो गया। प्रथम चरण के बाद में कौन सा चरण आता है? द्वितीय चरण। हाँ, टिब्बी पूरा नाम ही है, टिब्बी तहसील का टिब्बी पूरा नाम ही है, ये पूरा नाम ही है टिब्बी, ठीक है ना। हाँ, कहाँ डाल दी कंबाइंड पीडीएफ? कब डाल दी? किसने डाल दी कंबाइंड पीडीएफ? मैंने तो नहीं डाली यार। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा। तो ये प्रथम चरण का निर्माण कार्य था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी बातें पढ़ेंगे कल, क्योंकि आगे अभी आपकी हिंदी की क्लास है। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आपको राम राम।